नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम आपको भौतिकी पढ़ा रहे थे। तो भौतिकी में दोस्तों हमने आपको पढ़ा था पिछले क्लास में जड़त्व के नियम क्या हैं। आगे हम बताने से पहले हम आपसे ये बात कर लें कि क्या आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप कर तो रहे हैं, लेकिन उतने उत्साह के साथ नहीं कर रहे हैं जितना हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर जब आप अपनी तेज़ी दिखाएंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं पढ़ाने में और मज़ा आएगा। और जो भी कमियां हो आप फीडबैक दे सकते हैं और हम उसमें सुधार करने के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप आगे से अब कोई भी वीडियो लगातार देखेंगे और जो ना समझ में आए उसको बार बार देखेंगे, कमेंट भी करते रहेंगे। तो हमने जड़त्व के नियम के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था। तो उसमें हमने आपको उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करवा दिया था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे गति के नियम के बारे में। आज हम आपको बताएंगे, लेकिन गति के नियम में बताने से पहले आपको यह जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको हम बता दें कि कौन से नियम क्या हैं। गति के नियम के बारे में तो हर किसी ने सुन रखा है। ऐसा कोई नया और मैं ऐसा कोई नियम नहीं बताने जा रहा हूँ कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जो हो सकता है आपने कभी ना पढ़ी हो, और पढ़ी भी हो तो सकता है ध्यान ना दिया हो, ये भी होता है कभी कभी। तो गति के नियम यानी कि न्यूटन के नियम के बारे में पहले बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कोई भी जो पिंड है, पिंडों की गति का क्या कारण होता है। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पिंडों की गति का कारण आखिर क्या होता है, क्यों वो कोई पिंड गति करता है या कोई पिंड स्थिर क्यों है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन से अगर हम उदाहरण लें तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई फुटबॉल रखा हुआ है, अब वो स्थिर अवस्था में यानी विरामावस्था में रखा हुआ है। तो जब हम उस पर किक मारते हैं तो वो क्या होता है, गतिशील हो जाता है, ठीक है। या कोई मान लीजिए कि गतिशील फुटबॉल है, हम उसको रोक देते हैं तो विरामावस्था में आ जाता है। या मान लीजिए जब हवा चलती है, माने मंद अगर पवन चल रही है तो पेड़ की डालियाँ पत्ते भी सब हिलते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं आंधी तूफान आता है तो पेड़ उखड़ भी जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर के पिंड भी इधर उधर से लुढ़क आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर जो नदी का बहाव होता है, उसकी जो धाराएं होती हैं, उसमें भी इतनी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है कि जिसमें कि अगर उस नदी की बहाव में कोई नाव है तो उसमें जो केवट होता है, जो उसका नाविक होता है, वो अगर उसको बिना खेए ही यानी कि बिना अपने पतवार से उसको बढ़ाए ही वह क्या होता है, गतिशील अवस्था में रहता है उस बहाव के साथ ही। तो इतना तो समझ में आता है कि आखिर कोई ना कोई तो ऐसा कारक है, कोई ना कोई ऐसा बाह्य साधन है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें गतिशील अवस्था में आती हैं, गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में आती हैं। तो और इसको क्या होता है कि हम इसको देखते हैं कि या तो मान लीजिए कि भाई हाथ से हम किसी चीज़ को करते हैं, या फिर पवन है, या फिर क्या है जलधारा है। तो ये कहीं ना कहीं से साधन है, यानी कि ये बाह्य कारक हैं। इसको हम बल भी कह सकते हैं, बाह्य बल, ठीक है। लेकिन कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम मान लीजिए कि किसी ऊंचाई से, मान लीजिए छत हो गया, किसी पहाड़ी पर से हम कोई ऐसा वस्तु है, मान लीजिए कि कोई हमने पिंड लिया, उसको वहाँ से हम ऐसे छोड़ देते हैं नीचे, ठीक है। हम उसमें उठाते हैं और उसको वहाँ से छोड़ देते हैं, तो वो फिर भी क्या होता है कि वो नीचे गिरता हुआ चला आता है। इसका भी एक कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो उसका कारण ये है कि गुरुत्वीय जो बल होता है, पृथ्वी जो होता है, इसके पास एक गुरुत्वीय बल है। तो ये क्या होता है, उसी बल से उसको खींचता है अपनी तरफ हमेशा। तो एक बल ये भी हो गया। और दूसरा फिर होता है कि चुंबक जो होते हैं, अगर चुंबक रखा हुआ है और लोहे की कोई कील है, तो उसको चाहे उसमें टच करिए चाहे ना करिए, वो उसको कुछ दूर से ही खींच लेता है। ये आपने देखा होगा। तो हम और आप अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं कि जिससे हमको ये लगता है कि कोई ना कोई इस तरीके का कारक है जो काम कर रहा है वस्तुओं की स्थिर अवस्था को बनाए रखने में या गतिशील अवस्था को कंटिन्यू रखने में। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें तो सीधे हम संपर्क के माध्यम से उसको प्रभावित करते हैं, सीधे संपर्क करके। कुछ चीज़ें बिना संपर्क किए ही प्रभावित होती हैं, जैसे गुरुत्वीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया। तो ये सब चीज़ें दूर से ही कहीं ना कहीं अपना उस पर बल डालती हैं और उसको गतिशील अवस्था में रखती हैं या स्थिर अवस्था में रखती हैं। तो फिर अब यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि न्यूटन का जो गति का जो नियम है, ये पहले इसको जैसे कि गैलीलियो ने इसको बताया कि उन्होंने एक ऐसे इन्वायरमेंट की कल्पना की, एक ऐसे संसार की कल्पना की जिसमें किसी तरीके का अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई घर्षण बल या किसी तरीके से इस तरीके से पवन, ये भी एक तरीके से बल ही है। तो इस तरीके की जहाँ कोई परिस्थिति ना हो,
ठीक है। वैसी परिस्थितियों की उन्होंने कल्पना की और तब उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु जो है अगर वो अपनी विरामा अवस्था में रखी हुई है, ठीक है, अगर कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही बनी रहेगी, लेकिन अगर वह एक समान चाल से एक सीधी रेखा में गतिशील है तो वह अपनी उसी सीधी रेखा में और एक समान चाल से वो गतिशील भी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है कि आप देख सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये हमने आपकी सुविधा के लिए लिखा है कि जिससे हर चीज़ें लिखने में टाइम भी जाता है और अगर हम इसको पहले से लिख देते हैं तो आपका समय भी बच जाता है, तो हम आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता ले जाते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम जब बात करते हैं प्रथम नियम की न्यूटन के, तो ये कहीं ना कहीं गैलीलियो के नियम से ही आया है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम उस तरीके से, हमने एक तरीका वो बताया, उस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं इसको, और दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या समरूप गति यानी समान गति, ठीक है, गति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो हमने क्या देखा कि एक यहाँ से निकल के आया कि कोई बाह्य बल यानी कि कोई ऐसा बल है जो प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा निकल के आती है। तो प्रश्न उठता है कि बल क्या है। उसके बाद प्रश्न ये आता है हमारे सामने कि बल हम किसे कहते हैं। तो बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है या किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाता है वो, ठीक। जैसे अगर हम आपको उदाहरण दें तो मान लीजिए कि कोई ये डस्टर है ये, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए कि ये समतल ज़मीन पे ऐसे रखा हुआ है, तो हमने इसको अगर यहाँ से अगर हम इस पर बल लगाते हैं तो ये क्या होता, आगे की तरफ ये खिसकता है। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हम बल के माध्यम से लाते हैं। और या मान लीजिए अगर हम दीवार पे अगर वैसे ताकत लगाएं तो बल जो होता है ये परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन परिवर्तन लाने की चेष्टा जरूर करता है, भले नहीं ला सकता। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, तो अगर मान लीजिए ढलान पे ऐसे कहीं रखी हुई है, तो इसको अगर हम बल लगाते हैं तो ये क्या होता है, उसे ढलान पे लुढ़कते हुए चली जाती है। तो ये भी होता है कि भाई हम स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में लाते हैं, या गतिमान अवस्था में कोई वस्तु है तो उसको हम बल लगा के रोक भी देते हैं। तो बल इसीलिए कहा कि एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु विरामा अवस्था में अगर वस्तु तो उसमें क्या है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, या गतिशील माने कह सकते हैं कि वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन ही लाता है। गतिशील में है तो विराम कर देगा, विराम है तो गतिशील कर देगा, या कोई विराम ही है फिर भी गतिशील भी नहीं कर सकता, खाली वो चेष्टा करता है गतिशील करने की। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं और इस पर हमने कहा कि इसको प्रथम नियम को जो है इसको गैलीलियो का भी नियम कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इस पर हमने जड़त्व के नियम को जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको उसमें ढेर सारे व्यवहारिक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था। जैसे मान लीजिए कि अगर बस खड़ी है और एकाएक जब वो चलती है तो यात्री जो होता है पीछे की तरफ झुक जाता है, या चलती हुई बस में जब ब्रेक लगाया जाए तो यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। ये सब न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित हैं। तो इसमें प्रश्न पूछता है इस तरीके से कि मान लीजिए कि कोई यात्री अगर यात्रा कर रहा है, अगर वह एकाएक ड्राइवर जो है अगर ब्रेक लगाता है और तो वह आगे की तरफ क्यों झुक जाता है, इसमें मतलब किस नियम के अंतर्गत। तो अगर जड़त्व लिखा है तो जड़त्व का नियम लगा दीजिए, अगर न्यूटन का प्रथम नियम लिखा है तो प्रथम नियम मार दीजिए टिक, अगर गैलीलियो का नियम लिखा हुआ तो गैलीलियो के नियम को आप टिक कर सकते हैं। तो यानी कि तीनों नियम, प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम, ये सब यही बात करते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो अपनी अवस्था में बनी रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो उसी गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है। तो द्वितीय नियम जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि संवेग क्या है, इसको हम पहले जान लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे हमें आपको पड़ेगी। तो संवेग क्या है, तो किसी वस्तु का संवेग जो है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का जो संवेग होता है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये इक्वेशन आप याद रखिएगा इसको। तो अब फिर आता है न्यूटन का द्वितीय नियम, फिर आता है आपके सामने। तो ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती या
अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको देखिए हमने इसलिए दोनों लिख दिया, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती। तो क्या होता है कि कुछ लड़कों को ऐसे लगता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर लिखा रहे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो अनुक्रमानुपाती होती है और बल की दिशा में ही कार्य करता है। ठीक है, ये जो होता है संवेग जो होता है ये बल की दिशा में ही कार्य करता है। तो यानी अब क्या हुआ कि इस प्रकार बल जो है द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो बल होता है वो द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F इक्वल टू m है, या कहते हैं F प्रोपोर्शनल m, उसके समानुपाती का ये चिन्ह है, F समानुपाती m ये। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ समझिए कि अगर, ठीक है, किसी अगर वस्तु का द्रव्यमान अगर, ठीक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक, तब भी संवेग बढ़ जाएगा। अगर त्वरण बढ़ता है तब भी संवेग बढ़ जाएगा, या अगर दोनों बढ़ता है तब भी उसका संवेग बढ़ जाएगा। हम आपको अगर उदाहरण दें व्यवहारिक, तो जैसे कि ये जानिए कि मान लीजिए कि अगर कोई, जैसे कि बंदूक की गोली है, ठीक है, अब बंदूक की गोली जो है इसका द्रव्यमान तो कम है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, वो तेज होती है। ठीक है, अब उसकी स्पीड जो होती है, यहाँ से अगर देखेंगे तो उसका द्रव्यमान तो कम होता है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है ज़्यादा होती है, तो ऑल ओवर उसका संवेग जो होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए वह बहुत तेज़ी के साथ आती है और उसको रोकने पर क्या होता है, वो आपको चोट ज़्यादा लगेगी या आपको छेद करके वो निकल जाएगी। तो इसी तरीके से अगर फिर हम आगे बढ़ें आपको, तो फिर इस पर जो है, इस पर कुछ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि जैसे क्या है कि जब देखे होंगे आप, पढ़े भी होंगे कि अगर कोई जो क्रिकेटर है, जब वह मान लीजिए फील्डिंग करता है, कोई प्लेयर है, तो जब उसके तरफ जो बॉल आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको बॉल को कैच तुरंत करने के बजाय वो हाथ को अपने पीछे खींचता है। अपने पीछे खींच करके क्या होता है, वो समय को जो होता है वो घटाता है। तो जैसे ये यहाँ और जाता है, संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन मतलब होता है, यहाँ अगर हम लिखते हैं इसको बीच में, तो संवेग परिवर्तन इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे समय। ठीक है, संवेग परिवर्तन बराबर होता है बल गुणे समय। तो वो क्या करता है, समय को बढ़ाता है। ठीक है, समय को बढ़ा करके वो क्या होता है, बल को कम करता है, कि जिससे क्या होता है उसको चोट कम आती है। तो अगर वो तुरंत अगर बॉल को कैच कर ले तो उसको क्या होता है कि चोट ज़्यादा लगेगी और हो सकता है बॉल भी छूट जाए। तो इसीलिए क्या होता है, वो खींच करके समय को बढ़ाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब जो ये बॉक्सिंग की जो प्रतियोगिता होती है उसमें भी क्या होता है कि जब बॉक्सर एक दूसरे को मारते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो जिसको चोट लगने वाली होती है वो क्या करता है, अपने चेहरे को पीछे ले जाता है, पीछे ले जाकर के समय को बढ़ाता है, जिससे बल उसको कम लगे, उसको चोट कम लगे। ठीक, इसी तरीके से एक उदाहरण और आप देखें तो आपने देखा होगा कि जो कुछ सर्कस दिखाते हैं, कहीं गाँव में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि देखे होंगे आप, तो ईंट को क्या करते हैं, वो तोड़ते हैं अपने हाथ से, कराटे से ईंट को तोड़ते हुए आपने देखा होगा। तो उसमें वो क्या करते हैं, इस समय को जो होता है वो कम करते हैं। जब समय को कम करेंगे तो ये जो होता है संवेग परिवर्तन जो होता है, ये क्या होगा कि समय कम करेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। तो वो क्या करते हैं, समय को कम करके पास से मारते हैं तो उस पर ज़्यादा बल पड़ता है और वो टूट जाता है। तो ये रहा द्वितीय नियम पर, ये कुछ व्यवहारिक आपके लिए उदाहरण रहे, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे एक और हम आपको उदाहरण बता दें कि जैसे अगर जब आप भीड़ भाड़ के एरिया में चलते हैं तो वहाँ क्या होता है, तो आपके तेल, गाड़ी के तेल की खपत जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसका कारण भी यही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये जो है, ठीक, ये जो है आपका ये फिजिकल टू यम है, इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जब आपका जब गति स्लो होगी तो ये त्वरण जो होता है कम होता है, फिर जब बढ़ती है तो फिर बढ़ जाता है। तो ये कम ज़्यादा जो होता रहता है बार बार, इससे क्या होता है, आपके तेल की खपत ज़्यादा होती है। लेकिन एक समान चाल से जब आपकी गाड़ी चलती है तो उसमें क्या होता है, आपके तेल की खपत कम होती है। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ये किस वजह से होता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो अगर हम फिर आगे बढ़ें तो हम आपको बताते हैं कि तीसरा नियम फिर क्या है इसका। ठीक, तीसरा नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरा नियम काफ़ी व्यवहारिक है, इससे काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहले और तीसरे नियम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, फिलहाल दूसरे से कुछ थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप जानते रहिए उसको भी।
ठीक। अब इसका क्या है, तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव जो होता है, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, एकदम समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे ये वस्तु है, ये मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये बी वस्तु है। अब इस पे जब ये चोट करता है, ये मान लीजिए किसी चीज़ से ठोकर मारता है, तो यहाँ से भी जितना इसको बल इसने इस पे लगाया, ठीक है, जो क्रिया इधर किया उतने के बराबर ही इधर प्रतिक्रिया भी होती है। तो इसीलिए देखते हैं कि अगर कोई मान लीजिए दीवार पर अगर मुक्के से कोई मारता है, तो जितना तेज़ी के साथ बल वो लगाता है दीवार पे, उतनी तेज़ी के साथ चोट क्या होता है, प्रतिक्रिया भी होती है और उसके हाथ में भी लग जाता है। तो इसके व्यवहारिक उदाहरण को अगर हम देखें तो इसमें जैसे आपको ये मिलेगा कि मान लीजिए जैसे बंदूक हो गया, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, हो सकता है कुछ लोग चलाए भी हों, कि उसमें जब आप बंदूक चलाते हैं तो उसमें जब गोली निकलती है तो आप क्रिया करते हैं, उसके जब ट्रिगर दबाते हैं तो क्रिया करते हैं और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, बंदूक आपकी पीछे की तरफ खिसकती है। ठीक है, अब बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है तो वो उसकी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, बंदूक की वो प्रतिक्रिया होती है। इसी तरीके से जब आप किसी नाव पर जैसे बैठे हैं, मान लीजिए नाव पर बैठे हैं और जब नाव से आप कूदते हैं, ठीक है, बाहर मान लीजिए किनारे नाव पहुंच चुकी है, तो आप जब कूदते हैं उससे, तो जो आप पैर से उस पर नाव पे जो बल लगाते हैं, ठीक, वो जो बल लगाते हैं तो नाव भी आपके उस पर बल लगाता है, प्रतिक्रिया करता है और आपको उछाल के आगे फेंक देता है और नाव भी कुछ पीछे चली जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। इसी तरीके से जब कोई जो प्लेयर जो होता है, जो लॉन्ग जंप करता है, तो वो भी क्या होता है कि एक बार पैर जो होता है धरती पे, उस पर क्या होता है, पहले अपनी ज़बरदस्त क्रिया करता है, वो उसको पैर को पटकता है, तो वहाँ से उसको प्रतिक्रिया मिलती है और वो तेज़ी के साथ उछलता है, तो थोड़ी दूर तक जाके वो गिरता है। तो यहाँ पर और इसी नियम पर, आपके न्यूटन के तृतीय नियम पर ही, जैसे जो रॉकेट छोड़े जाते हैं या जो जेट विमान जो उड़ाए जाते हैं, इसी पद्धति से वो सब काम करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम से। लेकिन अब आपको जैसे आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसी में आता है एक संवेग संरक्षण का जो नियम है। ठीक है, अब संवेग संरक्षण का जो नियम है वो जो है वो बताता है कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल, ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगर कोई दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल अगर ना लगाया जाए तो बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। तो इसी नियम के अंतर्गत आपने देखा होगा, संवेग संरक्षण के नियम के ही अंतर्गत, जैसे जब बंदूक, आप सोच रहे होंगे कि अगर क्रिया के बराबर ही प्रतिक्रिया होती है तो फिर बंदूक जो है उससे जब गोली निकलती है तो जितनी दूर गोली जाती है आखिर उतनी दूर बंदूक भी पीछे क्यों नहीं आती है, ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा। तो हम आपको यहाँ बता दें कि जैसे होता क्या है कि गोली का जो होता है द्रव्यमान कम होता है और बंदूक का जो होता है द्रव्यमान ज़्यादा होता है, और गोली छोटी होती है इसीलिए उसका वेग ज़्यादा होता है, तो और इसका जो होता है बंदूक भारी होती है तो उसका क्या होता है, वेग पीछे आने की कम होती है। तो ये इसी की वजह से उतना झटका नहीं देता है, मामूली झटका ही देता है, गोली कितना झटका नहीं देता, जितनी दूर गोली जाती है उतनी दूर बंदूक नहीं आ सकती। प्रतिक्रिया तो देता है, द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से झटका कम महसूस होता है। तो साथियों आज हम आपको बस इतना ही बताएंगे न्यूटन के नियम के बारे में ही। तीनों नियम आपका हो गया, हम उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, अगर कर दिए होंगे तो कोई बात नहीं। तो और इसको क्या है कि जो वीडियो ना समझ में आए उसको पिछला वीडियो भी जा करके आप लगातार देखिए, एक बार ना समझ में आए तो बार बार देखिए, और वीडियो को उसके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो जो हैं आप तक आसानी से पहुंचते रहें और आपको कभी ऐसा ना लगे कि हमारे पास वीडियो नहीं आ रहे हैं, कि जिससे आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है। और शेयर ज़रूर करें जिससे गांव के दूर दराज बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनको भी किसी संसाधन के अभाव की कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।